नमस्कार, मैं हूं अमित पालिद। दोपहर के 12 बज रहे हैं, वक्त है प्रहार का। और प्रहार में सबसे पहले बात देवबंद की, जहां पर तालिबान के नुमाइंदे पहुंचे हैं। अफगानिस्तान तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी इस वक्त देवबंद में हैं। मुत्तकी के स्वागत के लिए देवबंद में हुजूम उमड़ आया है। हजारों लोग मुत्तकी के स्वागत के लिए पहुंचे हैं। अरशद मदनी समेत दारुल उलूम के बड़े उलेमा देवबंद में मुत्तकी के इस्तकबाल के लिए पहुंचे हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त देवबंद से आ रही हैं, जहां पर दारुल उलूम में मौलवी मुत्तकी पहुंचे हैं, जो अफगानिस्तान के विदेश मंत्री हैं। कल ही उनकी मुलाकात देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर से हुई थी। दोनों देशों के बीच अब रिश्तों को और बेहतर करने की कोशिश हो रही है। और उसी के मद्देनजर भारत दौरे के एक और दिन वो पहुंचे हैं देवबंद दारुल उलूम, जिसे इस्लामिक स्टडीज के लिए, इस्लामी शिक्षा के लिए बहुत बड़ा एक संस्थान माना जाता है। और अफगानिस्तान से भी सदियों से यहाँ पर स्टूडेंट्स आते रहे हैं इस्लाम की पढ़ाई करने के लिए। और मुत्तकी का यहाँ पर आना कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच और मौजूदा जो तालिबानी सरकार है उसके बीच और भारत के बीच एक बेहतर संबंध को और ज्यादा मजबूत करने के नाते ये देवबंद का दौरा बहुत अहम रहेगा। क्योंकि सांस्कृतिक रूप अगर देखा जाए या सांस्कृतिक तौर पे और साथ ही साथ आध्यात्म के रूप में अगर इस्लामिक आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी की बात की जाए तो ऐसे में देवबंद माना जाता है कि जो दक्षिण एशिया है उसका गढ़ है। और ना सिर्फ पाकिस्तान, अफगानिस्तान और साथ ही बांग्लादेश में बड़ी तादाद में ऐसे लोग रहते हैं जो देवबंद दारुल उलूम के तहत ही इस्लाम का मानते हैं, इस्लाम को फॉलो करते हैं। पाकिस्तान सरकार में किस तरह के ताल्लुकात रहे हैं और आज का दौरा क्यों आप भी मानते हैं कि अहम है? दारुल उलूम का एक तो इल्मी ताल्लुक है, वो तो सारी दुनिया से है, अफगानिस्तान से भी है और सारी दुनिया के लोग पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। लेकिन अफगानिस्तान की सरजमीन पर आज़ादी वतन के लिए जो हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह का काम था, अफ़गानिस्तान की कौमी और वतनी खसूसियत ये है कि उन्होंने आज़ादी वतन के लिए जलावतन हुकूमत कायम करने के लिए अफ़गानिस्तान की सरजमीन का इंतखाब किया। और उस सरजमीन के अंदर जो हुकूमत कायम की, उसके अंदर सबसे पहला जो सदर बनाया वो बनाया एक हिंदू को, जिससे ये पता चलता है कि उनकी ज़हनियत हिंदुस्तान के लिए क्या थी। आया वो मजहबी एतबार से एक दूसरे को अलग करना चाहते थे या ये कि सबको साथ लेकर चलना चाहते थे। ये बड़ी कीमती चीज़ है। आज वही हुकूमत आ रही है। हम ये समझते हैं कि इस हुकूमत ने जो काम किए हैं तालिबान ने, कि दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों को इन्होंने पीछे धकेल दिया है, इस चीज़ के अंदर असर है उस तरबियत का जो हमारे अकाबिर रहिमहुमुल्लाह से इन्होंने और इनके बड़ों ने पाई है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। और यही दारुल उलूम से वो ताल्लुक़ है जिनको उस मुल्क से हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान से दारुल उलूम में लेकर आया है। और सीधा रुख करते हैं देवबंद का, जहां से हमारे सहयोगी शुएब हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुएब, किस तरह की तैयारियां हो चुकी हैं मुत्तकी के आने के बाद? वहां पर किस तरह का माहौल है, ये तस्वीरें भी दिखाइएगा। और कुछ आसपास जो लोग हैं उनसे भी जरा बात कीजिएगा, उनके लिए आज का दिन कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी तादाद है। मैं तस्वीरें अगर आपको दिखाऊं, हर तरफ आपको जो दारुल उलूम में पढ़ने वाले छात्र हैं वही आपको नज़र आएंगे। क्योंकि जो काफ़िला है वो मुत्तकी आमिर खान का जो विदेश मंत्री है अफगानिस्तान तालिबान के, वो पहुंच चुके हैं। और उनको देखने के लिए बहुत ज़्यादा जो भीड़ है, हम पूरे देवबंद में देख रहे थे कि जगह जगह जो लोग हैं वो खड़े हुए नज़र आए। और तमाम जो तलबा है यहाँ पर, जो स्टूडेंट्स हैं दारुल उलूम के, वो यहाँ पर खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। और अभी जो मुत्तकी आमिर खान है वो अंदर गए हैं। यहाँ पर मौलाना अरशद मदनी जो यहाँ उस्ताद भी है, बहुत सीनियर टीचर है दारुल उलूम के अंदर। इसके अलावा जो मुफ्ती अब्दुल कासिम नोमानी है, वाइस चांसलर उनको कह सकते हैं, मोहतमिम है दारुल उलूम के, उन तमाम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। और जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये दारुल हदीस है। तो यहाँ वो
एक जो लेक्चर दिया जाएगा, जो हदीस की पढ़ाई होती है उसको वो देखेंगे, पढ़े यहाँ पर कि किस तरह से दिया जाता है उन तमाम चीज़ों को लेकर। और इसके अंदर ही वो इस वक्त मौजूद है। ये जो पोस्टर यहाँ पर आपको दिखाऊं मैं, ये बैनर लगा हुआ है, ये आलन व सालन इस पर लिखा हुआ है, यानी कि स्वागत किया जा रहा है उनका। इस तरह के जो पोस्टर है वो पूरे दारुल उलूम में लगाए गए हैं। तो ये दारुल हदीस, इसी के अंदर वो बैठेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह से जो यहाँ पर पढ़ाई होती है हदीस की वो किस तरह होती है। अफ़गानिस्तान के जो मदारिस है, मदरसे हैं, उनमें किस तरह से होती है, क्या चीज़ें हैं। ये पूरी जो तस्वीर है इस वक्त देखिए, जहाँ तक भी आपकी नज़रें जाएगी दारुल उलूम में, आपको चारों तरफ इसी तरह से जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो खड़े हुए यहाँ पर दिखाई देंगे और देखने के लिए वो यहाँ उनको आए हैं। कुछ देर के बाद चूँकि उनका जो आगे का जो कार्यक्रम है 2 बजे से 4 बजे तक उनकी तकरीर भी है, उसको सुनने के लिए भी बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं। कुछ लोगों से कोशिश करते हैं बात करने की। तो इस्तकबाल कर रहे हैं आप लोग? जी बिल्कुल, पुरजोर इस्तकबाल कर रहे हैं और बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। और इतनी खुशी है कि यहाँ पे आपको लग रहा होगा ये जो इतनी खूबसूरत दिन है आज का, और इतिहास के पन्नों में दिन लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ का एक एक तलबा, एक उस्ताद और एक एक दिल से इस तरीके से मोहब्बत करता है कि हम बता नहीं सकते, लफ्ज़ों में नहीं बयां कर सकते आज का दिन। और भारतीय सरकार का भी हम आभारी हैं कि सरकार ने जो हमारे जो रिश्ते हैं हमारे तालिबान और अफ़गानिस्तान से और मजबूत होंगे, विदेश नीति मजबूत होगी, कारोबार एक्सपोर्ट हमारे मजबूत होंगे। तो यही उम्मीद करते हैं भारत सरकार से कि इसी तरीके से बहुत मोहब्बत मुखलिसाना तौर पर आना जाना। जैसा कि हम सुन पा रहे हैं यहाँ पर जो तमाम स्टूडेंट्स हैं, उनका यह मानना है कि भारत सरकार ने जो तालिबान के साथ रिश्तों को बेहतर करने के लिए पहल की है, उससे दोनों को रिश्तों को तो फायदा होगा ही, और साथ ही साथ वो इस वजह से भी खुश हैं क्योंकि जो तालिबान या फिर अफगानिस्तान में जिस इस्लाम के थॉट को फॉलो किया जाता है वो देवबंदी इस्लाम से जुड़ा हुआ है, यानी कि देवबंदी स्कूल ऑफ थॉट से जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रहार में अब बिहार की। बिहार में चुनाव का माहौल है और दिल्ली में बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक भी चल रही है। मीटिंग बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर हो रही है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं और इसके अलावा बिहार बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े भी बैठक में शामिल हुए हैं। बताया जा रहा है कि बैठक में बिहार बीजेपी के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी, चुनाव को लेकर रणनीति बनेगी। और हमारे साथ इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर भी जुड़ गए हैं। देवेंद्र, आज का दिन बहुत अहम रहेगा बिहार चुनाव के मद्देनजर, क्योंकि बैठक चल रही है। तो बहरहाल इस बैठक का एजेंडा क्या है और कब तक ऐलान हो जाएगा सीटों को लेकर या उम्मीदवारों को लेकर? इसमें 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि बिहार बीजेपी कोर ग्रुप के साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृहमंत्री अमित शाह के साथ जो बैठक चल रही है, उसमें बीजेपी जिन सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है उसके लिए उम्मीदवारों का जो पैनल है, उस पैनल की शॉर्ट लिस्टिंग यानी कि स्क्रीनिंग की जाएगी और वही स्क्रीन की हुई लिस्ट बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, संभवतः कल शाम में ये बैठक हो, तो उस बैठक में वो लिस्ट रखी जाएगी और उसमें फिर उम्मीदवारों के नाम पे मुहर लगा दिया जाएगा। एक दूसरी चीज़ की क्योंकि सीटों को लेकर लगभग सहमति एनडीए गठबंधन में बन चुकी है और 3 सीटें ऐसी हैं जिसको लेकर फाइनल राउंड की बातचीत तभी समझी जाएगी। लगातार वो बातचीत हो ही रही है और उसमें कमोबेश आप कह सकते हैं कि बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी, इन तीनों के भीतर बहुत ज़्यादा खींचतान चल रही है उन 3 सीटों को लेके। तो उस पर इस कोर ग्रुप की बैठक के बाद शायद वो तस्वीर साफ हो पाए कि आखिरकार जो अंतिम फॉर्मूला जिसे कहते हैं कि जेडीयू कितनी सीटों पे, बीजेपी कितनी सीटों पे, एलजेपी कितनी सीटों पे, हम कितनी सीटों पे और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी कितनी सीटों पे लड़ेगी। जो 240 सीट, 243 में से 240 सीट पे कल शाम में ही फॉर्मूला बन गया था। उनमें से 101 पे जेडीयू, 100 पे बीजेपी और 26 पे एलजेपी, 7 पे जितना मांझी की पार्टी हम और उपेंद्र कुशवाहा के लिए 6 था। बाकी जो 3 सीटें थी, एलजेपी वो कोशिश कर रही है कि वो तीनों के तीनों उसके हिस्से में आए, यानी कि 26 का आंकड़ा बढ़ के 29 पे चला जाए, जबकि बीजेपी और जेडीयू उन तीनों सीटों को अपने पास रखना चाहते हैं। एक चीज़ क्लियर है कि जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे चुनाव लड़ेगी, यानी बिग ब्रदर की भूमिका में जेडीयू ही रहेगी और शायद बीजेपी से एक ही नंबर उसका ज़्यादा हो। 240 में भी उसका एक ही ज़्यादा था, 243 में भी एक ही ज़्यादा रहेगा, लेकिन वो ज़्यादा रहेगा। सवाल एलजेपी का है कि एलजेपी की सीटें 26 रह जाती हैं या 26 के जो बाकी 3 सीटें बची हैं उन 26 में से उनमें से कुछ झटक के एलजेपी अपना आंकड़ा बढ़ाना चाहती है। जीतन राम मांझी की बात कर लें या उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लें,
वो ज़रूर इस बात को लेके एक दबाव बनाने की कोशिश करेंगे कि, और ख़ासतौर पर उन्हें इस बात को लेकर परेशानी होगी कि एलजेपी के हिस्से में इतनी ज़्यादा सीटें क्यों आ रही हैं, उसको थोड़ा और कम किया जाए। ये एक पोस्टरिंग भर होगी, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ होने की गुंजाइश नज़र नहीं आ रही है। अब लगभग सीटों को लेकर फॉर्मूला लगभग तय है, सिर्फ 3 सीटों का मसला बाकी रह गया है, जो कि आज शाम तक वो भी क्लियर हो जाएगा। तो 3 सीटों का मसला बाकी रह गया है, ये कहना है हमारे पॉलिटिकल एडिटर का। और जिस तरह से बीजेपी कहें या फिर एनडीए कहें, उन्होंने अपने सीट बंटवारे को लगभग सुलझा लिया है, लेकिन दूसरी तरफ हालात बहुत ही उलट है। अभी तक वहां पर समझौता नहीं हो पाया, यानी कि महागठबंधन में। बहरहाल एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत फाइनल हो गई है, लेकिन इस बीच एनडीए के सहयोगी दल उपेंद्र कुशवाहा का एक बड़ा बयान आ गया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि एनडीए में अब तक फाइनल बातचीत नहीं हुई है, सीट शेयरिंग को लेकर अभी बातचीत चल रही है। उन्होंने अभी और इंतजार करने की बात भी कही है। उपेंद्र कुशवाहा ने यह बातें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखी हैं, जहां पर वो एक कोशिश कर रहे हैं, या फिर आखिरी उनकी कोशिश है कि किसी तरह से उनके खाते में कुछ सीटें और आ जाएं। और प्रहार में अब बात हम करेंगे आईपीएस पूरन सुसाइड केस की, जिसमें अब एक्शन शुरू हो चुका है। रोहतक के एसपी नरेंद्र विजरानिया को पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह सुरेंद्र सिंह भोरिया को रोहतक का एसपी बना दिया गया है। आपको बता दें कि एसपी नरेंद्र विजरानिया का आईपीएस पूरन सुसाइड केस से एफआईआर में नाम आया है, और आईपीएस पूरन की फैमिली लगातार उनको पद से हटाने की मांग भी कर रही थी। तो सीधे रुक करते हमारे संवाददाता कुमार सोनू का। कुमार सोनू, फिलहाल क्या क्या एक्शन हो चुका है और कहां तक जांच पहुंची है? देखिए, जो वाई पूरन कुमार हैं, उनकी आत्महत्या के मामले में लगातार परिवार जो है कार्रवाई की मांग कर रहा था और अभी भी उसी मांग को लेकर अड़ा हुआ है। फिलहाल पोस्टमार्टम अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन सरकार की तरफ से इस पूरे मामले में पहला जो कदम है वो उठाया गया है, जिसमें जो रोहतक के एसपी हैं नरेंद्र विजरानिया, उनको उनके पद से हटाया गया है और वहां पर दूसरे अधिकारी को जो है रोहतक के एसपी पद की जिम्मेदारी दी गई है। तो ये एक बड़ा फैसला जो है वो हरियाणा सरकार की तरफ से लिया है। अभी अभी थोड़ी सी देर पहले जो है ये आधिकारिक रूप से आदेश जो है जारी किया गया है, क्योंकि दरअसल नरेंद्र विजरानिया का नाम जो है उस एफआईआर में है, जिसमें जो वाई पूरन कुमार की परिवार की तरफ से जो शिकायत दी गई थी, जिसके बाद चंडीगढ़ पुलिस ने पूरी एफआईआर दर्ज की थी। फिलहाल चंडीगढ़ के जो डीजी हैं वो खुद परिवार से मिलने के लिए पहुंचे थे, ये बनाने के लिए कि पोस्टमार्टम जो है बॉडी का हो जाए, ताकि जो है जांच आगे बढ़े। फिलहाल उनका कहना है कि परिवार के साथ लगातार पुलिस संपर्क में है, बातचीत की जा रही है। उनकी अपने कुछ ग्रीवांसेस हैं जिनको दूर करने के लिए उन्होंने डिमांड रखी है। अब आगे सरकार का क्या कदम रहता है, ये एक बड़ी बात होगी देखने वाली। फिलहाल जो डीजी हैं सागरप्रीत हुड्डा, उनका साफ तौर पर कहना है कि एसआईटी को फॉर्म किया गया है। आईजी लेवल के अधिकारी जो हैं एसआईटी को हेड कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन चालू जारी है। तो एसआईटी इस पूरे मामले पर अपने इन्वेस्टिगेशन को शुरू कर चुका है, लेकिन इस बीच आईपीएस पूरन सुसाइड केस में अब पोस्टमार्टम को लेकर भी विवाद हो गया है। आज चंडीगढ़ प्रशासन ने आईपीएस की डेड बॉडी को सेक्टर 16 के सरकारी अस्पताल से पीजीआई शिफ्ट कर दिया है, और आईपीएस पूरन की फैमिली का आरोप है कि बिना उनकी परमिशन के बॉडी को शिफ्ट किया गया है। परिवार का आरोप है कि प्रशासन जबरन पोस्टमार्टम कराने की कोशिश कर रहा है। ऐसा हुआ तो विरोध प्रदर्शन भी हो सकता है। वहीं आईपीएस पूरन सुसाइड केस की जांच के लिए 6 मेंबर की एसआईटी का गठन किया गया है। आईजी चंडीगढ़ पुष्पेंद्र कुमार को एसआईटी का हेड बनाया गया है। कल एसआईटी की टीम ने आईपीएस पूरन के घर जाकर उनकी फैमिली से मुलाकात की थी और उनसे कुछ सवाल जवाब भी किए थे। तो सुसाइड को लेकर एसआईटी ने अपनी जांच शुरू कर दी है, लेकिन दूसरी तरफ आईपीएस की बॉडी को लेकर अब नया विवाद शुरू हो गया है, क्योंकि पीजीआई शिफ्ट किया गया है अब डेड बॉडी को, जिसके चलते परिवार ने कहा है कि उनके बिना इजाजत के ये शिफ्ट किया गया है बॉडी। अब आईपीएस पूरन को न्याय दिलाने के लिए 31 सदस्यों की एक कमेटी बनी है। उसमें वाल्मीकि आर्मी के सचिव मुकेश वाल्मीकि भी शामिल है। पोस्टमार्टम को लेकर मुकेश वाल्मीकि ने चंडीगढ़ प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आज हमारे साथ बहुत बड़ा धक्का हुआ है प्रशासन के द्वारा। प्रशासन ने बगैर परिजनों की सहमति के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए या खुर्द-बुर्द करने के लिए सबूतों को वो अपने अंडर लेके यहाँ से चले गए हैं, जो कि परिवार की कोई सहमति नहीं है। हम चाहते हैं कि जब तक न्याय ना मिले, जब तक दोषियों पर कार्रवाई ना हो, तब तक हम बॉडी का पोस्टमार्टम या संस्कार नहीं करेंगे। तो ये तो प्रशासन का सीधा सीधा धक्का है। जीते जी उनके साथ धक्का किया, जीते जी उनका शोषण किया। मरने के बाद उनके पार्थिव शरीर के साथ भी अगर वो ऐसा करेंगे तो ये समाज कहाँ जाएगा। अब देखो, हम शांतिपूर्ण ढंग से, हम बड़े संयम के साथ अपनी मांगे मांग रहे थे। हम यहाँ पर 3 दिन 4 दिन से बैठे हुए हैं, परिवार बैठा हुआ है। इस
दुख की घड़ी में उन लोगों ने, प्रशासन ने, सरकार ने उनके ऊपर, दोषियों के ऊपर कार्रवाई करने की बजाय वो लोग दोषियों के को बचाने के लिए बॉडी को लेकर गए हैं। ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरा समाज लामबंद होगा और हम इस शहर को बंद करने का काम करेंगे। अब जो आंदोलन होगा, जो भी आगे कार्रवाई होगी, उसके जिम्मेदार प्रशासन होगा। और पोस्टमार्टम को लेकर विवाद के बीच चंडीगढ़ के डीजीपी सागरप्रीत हुड्डा का भी बयान सामने आया है। चंडीगढ़ डीजीपी ने आरोप लगाया है, उनका कहना है कि बिना फैमिली की इजाजत के पोस्टमार्टम नहीं होगा। पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन पीजीआई में होना है। पीजीआई में एक बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। पीजीआई में ही पीएम होगा। वहाँ पे मजिस्ट्रेट रहेंगे, फॉरेंसिक एक्सपर्ट रहेंगे, डॉक्टर्स रहेंगे, एक पूरा बोर्ड है। वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी सारी चीज़ें होंगी। और पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन है वो फैमिली की कंसेंट से ही हो सकता है। और आईपीएस पूरन के सुसाइड के मामले में पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। आज कांग्रेस लीडर्स ने जाकर आईपीएस पूरन की फैमिली से भी मुलाकात की है। दीपेंद्र हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला आईपीएस पूरन के घर पहुंचे, सीधे बीजेपी और हरियाणा सरकार को टारगेट भी किया। हरियाणा में जिस प्रकार से वाई पूरन कुमार जी जैसे एडीजीपी रैंक के अधिकारी को न्याय नहीं मिल रहा, तो आप सोच सकते हैं कि आम साधारण व्यक्ति को न्याय कैसे मिलेगा। एक ऐसे व्यक्ति जो खुद आईजी पोस्टेड हैं, एडीजीपी रैंक में हैं, आईआईएम अहमदाबाद से निकल कर आए हैं, सत्यम जैसी कंपनी में नौकरी पर आने से पहले काम करते थे और आईएएस से ज्यादा रैंक लेकर आईपीएस में आए, पत्नी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं। अगर उन्हें न्याय नहीं मिल सकता तो न्याय किसे मिलेगा? जातिगत भेदभाव के शिकार होकर, व्यवस्थागत भेदभाव के शिकार होकर अगर एक वरिष्ठ एडीजीपी अधिकारी को आत्महत्या करनी पड़े तो देश के और खास तौर से हरियाणा प्रदेश के हालात क्या हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब एसआईटी की जांच में आईपीएस पूरन के सुसाइड केस का पूरा सच भी सामने आ सकता है। एसआईटी में कौन कौन मेंबर है ये आपको बता देते हैं। एसआईटी को लीड करेंगे चंडीगढ़ के आईजी पुष्पेंद्र कुमार, साथ में एसएसपी कंवरदीप कौर, डीएसपी ट्रैफिक चरणजीत सिंह, एसपी सिटी के एम प्रियंका, एसडीओपी साउथ गुरजीत कौर और साथ ही एसएचओ जयवीर सिंह राणा। तो ये एसआईटी जो गठन किया गया है उसके तमाम मेंबर्स का नाम हमको बताया गया। आईपीएस पूरन की फैमिली अभी तक पोस्टमार्टम के लिए राजी नहीं हुई है। उम्मीद है कि आज पोस्टमार्टम हो सकता है। आईपीएस पूरन की फैमिली क्या क्या मांग कर रही है वो भी आपको बता देते हैं। सबसे पहले आईपीएस पूरन की आईएएस पत्नी अमनीत ने एफआईआर को लेकर आपत्ति जताई है। एफआईआर में आरोपियों के कॉलम को खाली छोड़ा गया है, जिसे लेकर आईपीएस पूरन की पत्नी ने सवाल उठाया। अब एफआईआर में आईपीएस पूरन की वाइफ ने हरियाणा के डीजीपी एसपी रोहतक का नाम डालने की मांग की है। साथ ही दोनों अधिकारियों को पद से हटाने की भी मांग की गई है। साथ ही आईपीएस पूरन की फैमिली हाईकोर्ट के सिटिंग जज के जरिए सुसाइड केस की जांच कराने की मांग कर रही है।